सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आशा है सब ठीक होंगे आप लोग और अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं जनसंख्या का पार्ट 2 और इसके बारे में पढ़ेंगे आज कि उसको उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम लोग कुछ फैक्ट वाले मुद्दों पर काम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का लेक्चर। चलिए देखिए, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, मतलब कि विश्व की जनसंख्या की बात हो रही है, विश्व के पटल पर जनसंख्या की बात हो रही है। तो इसमें क्या है समझिए, ये वर्ष है और ये जनसंख्या है। इसको याद नहीं रखना है आपको, बस एक आइडिया लेना है। ठीक है, क्या लेना है? एक आइडिया लेना है। देखिए 1803 में क्या थी? पूरे विश्व की जनसंख्या थी 1 बिलियन। 1927 में क्या हुई? 2 बिलियन हुई। क्या हुई? 1927 में 2 बिलियन। लगभग 124 वर्ष में बढ़ के कितना हुई? 2 बिलियन हो गई, मतलब 1 बिलियन बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे 1960 में कितनी हो गई? 3 बिलियन। अभी यहाँ गैप कितना है? यहाँ गैप मात्र 33 साल। कितना है? 33 साल। ठीक है, अब देखिए 1960 से 75 में कितना हो गई? 3 से क्या हो गई? 4 बिलियन हो गई। और यहाँ गैप कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, और 75 से 87 में कितना हो गया? देखिए ये क्या हो गया? 12 वर्ष। गैप देखिए, गैप देखिए, 1 बिलियन। तो ये जनसंख्या तो समान रेट से बढ़ रही है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है जिस हिसाब से, लेकिन हमारे जो समय अंतराल है वो घटते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 7 बिलियन में कितना हुआ? यहाँ पे कितना गैप मिल रहा है देखिए वर्ष में। तो 87 से 11 हटाइए तो कितना हो गया? 13 और 11 24 वर्ष। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। और जो कल हम लोग थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किए थे उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ा ख़राब थी, बहुत गंदगी रहता था और हजार्डस कंडीशन होता था। तो बच्चे हमारे क्या होते थे? पैदा तो होते थे लेकिन जिंदा होने की चांस तो अब की अपेक्षा बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि थोड़ा उसके बाद जो है 27 से 60 के बीच में थोड़ा सफाई पर ध्यान दिया गया, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। तो क्या हुआ? फिर जनसंख्या मृत्यु दर क्या होगा? थोड़ा घटना कम हुआ। उसके बाद हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतना बढ़िया हो गई, बेहतरीन हो गई कि यहाँ पे देखिए इतने ही वर्षों में जो है हम लोग क्या किए? 1-1 बिलियन जो है पूरा विश्व बढ़ाता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? जनता जो है जागरूक हो गई। जनता थोड़ा क्या हुई? जागरूक हुई। नहीं, अगर हम जनसंख्या बढ़ाते हैं तो हमारे संसाधनों पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे विकास पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या की? अब अपने आप को कंट्रोल करना शुरू की। और देखिए 24 में इतने समय में 11 तक आते थे, क्या कि 24 वर्ष में जो है 1 बिलियन जनसंख्या बढ़ी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम कल थ्योरी पढ़ रहे थे वो जो है पूरा का पूरा इस डाटा से वो पूरा सेशन दिख रहा है। ठीक है, वो डाटा से जो है सेशन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए बिल्कुल एकदम फैक्ट है, ये आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% की हिस्सा है इसका। ठीक है, यहाँ की मतलब कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की आबादी का 17.5% है। क्षेत्रफल तो 2.4% है लेकिन आबादी कितना परसेंट है? 17.5% है। ठीक, भारत विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा जनसंख्या दबाव से जूझ रहा है। ठीक है, भारत जो है विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा जनसंख्या दबाव से जूझ रहा है। बिल्कुल 1947 में जब भारत को जब आज़ादी मिली तो इसकी जनसंख्या कितनी थी? मात्र 34 करोड़ थी। कितनी थी? मात्र 34 करोड़ थी। वर्तमान में कितना हो गया? 1.25 अरब हो गया है। 1.25 अरब हो गया है। ठीक है, अब देखिए लगभग 3.5 गुना बढ़ा है। ठीक है, लगभग 1983 में प्रारंभ की गई स्वास्थ्य नीति वर्ष 2000 तक कुल प्रजनन दर 2.1% करने का लक्ष्य था, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसे प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, वर्ष 1983 में क्या किया गया? प्रारंभ किया गया क्या? स्वास्थ्य नीति में कि वर्ष 2000 तक जो है कुल प्रजनन दर कितना कर दिया जाएगा? 2.1% कर दिया जाएगा, जो कि स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसको प्राप्त नहीं कर सका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब तक देखिए सरकार से कुछ नहीं होता है, सरकार से खाली देश नहीं चलता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता उन नीतियों को समझ नहीं पाएगी, अपने पटल पे ला नहीं पाएगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, तब तक जो है क्या होगा, कोई भी नीति जो है जमीनी स्तर पे नहीं आ पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के महापंजीयन के अनुसार 2026 तक भारत का कुल प्रजनन दर कितना 2.1% प्राप्त कर लेगा। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 1980 के बाद क्या हुआ है, हमारा प्रजनन दर जो क्या हुआ है, ऋणात्मक की तरफ गया है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन हमारा दर जो है घट रहा है। याद करिए, जो है पिछले वीडियो में हम बताए हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो भारत के पंजीयन के अनुसार 2026 तक भारत के कुल प्रजनन की दर कितना हो जाएगा, 2.1% को प्राप्त कर लेगा। ठीक, अब देखिए मेन पॉइंट, कल जो बात हो रही थी कि संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है कि 2022 के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट जो 2022 जो आया है, बस 2023 तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। मतलब कि चाइना को पीछे छोड़ते हुए जो है इंडिया क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान हासिल कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के चरण। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के चरण, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरफ जनसंख्या हमारी बढ़ी है और क्यों बढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल कैसे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इसमें जो भी डाटा फैक्ट है जनसंख्या वाले चैप्टर में, एकदम आपको बिल्कुल उसी तरह से याद करने हैं, बिल्कुल वैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, हम मतलब कि एकदम अनुभव से बता रहे हैं। अब अनुभव क्या बताएं आपको, क्योंकि इतने हमने एग्जाम निकाले हैं, 4-5 एग्जामों में गार्ड सेलेक्टेड हैं और 5-6 एग्जामों में बहुत नज़दीक जाके छटे हैं। ठीक है, तो ये एकदम अनुभव का बात बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब सुनिए ध्यान से। चरण 1 की बात कर रहे हैं। चरण 1 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या के विकास की स्थिर अवधि के रूप में माना जाता है। चरण 1 की बात कर रहे हैं कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत जनसंख्या विकास की स्थिर अवधि के रूप में जाना जाता है। कि ये 1901 से 1921 क्या थी, भारत की जनसंख्या का विकास जो है स्थिर तरीके से बढ़ रही थी। इस अवधि में नकारात्मक विकास दर था, ध्यान रखिएगा, नकारात्मक विकास दर। ठीक है, -0.31 नकारात्मक विकास दर था 1901 से लेके 21 तक। इस अवधि में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही क्या थी, उच्च थी। मतलब क्या थी कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। बहुत जन्म भी लेते थे लोग और बहुत मरते भी थे। जन्म क्यों कर देते थे लोग बच्चों को अपने, सोचते थे यार जिंदा नहीं रहेगा, एक आध तो बच ही जाएंगे। ठीक है, तो 1921 की अवधि को क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 1921 को क्या कहा जाता है कि महान विभाजक वर्ष जो है घोषित किया जाता है। ये प्रश्न, ये पॉइंट बिल्कुल आता है, ये पॉइंट बिल्कुल आता है। ठीक है, और ठीक है, ये तो कहने का मतलब है कि, और ये तो समझने वाला पॉइंट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चरण 2 पे आते हैं। चरण 2 पे आते हैं। 1921 से 1951 के बीच का, 1921 से 1951 के बीच की बात करते हैं। अपने दिमाग को जो है उस समय पे ले जाइए, तब जाके आप जो बढ़िया से याद कर पाएंगे। दशकों को स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में जाना गया। पूरे देश में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की समग्र सुधार पर से मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में क्या हो गया, उच्च बन गई। देखिए, 1921 को विभाजक क्यों कहा गया था, क्यों, क्योंकि 1921 के पहले क्या था, 1921 के पहले क्या था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत उच्च था। ठीक है, लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र पर सुधार किया गया। ठीक है, जिससे मृत्यु दर में क्या गई, ये मृत्यु दर कम हो गया और मृत्यु क्या हो गया, कम हो गया, और जन्म दर क्या हो गया, जन्म क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एक मिनट, जन्म क्या हो गया, बढ़ गया। जब जन्म बढ़ गया तो क्या होगा, हमारी जनसंख्या क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है 1921 को महान विभाजक वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1951 से 81 की बात हो रही है कि दशकों में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना गया। जनसंख्या विस्फोट क्या हुआ, जनसंख्या का एकाएक बढ़ना। ठीक है, जिसमें हमारे संसाधनों पे क्या पड़ता है, बहुत ही निगेटिव दबाव पड़ता है, बहुत ही ऋणात्मक दबाव पड़ता है। इस अवधि में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, बहुत तेजी से गिरावट आई मृत्यु दर में। ठीक है, तथा उच्च प्रजनन दर देखने को मिला। मतलब कि
लोगों की तो क्या थी, जो बहुत जागरूक लोग नहीं थे उन लोगों की क्या धारणा कि बच्चे कई पैदा करो और पता नहीं कितने जिंदा रहेंगे, एक आध जिंदा तो बच ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाएं जो है अच्छी हो चुकी थी और मृत्यु को रोका गया। इस तरह से क्या हुआ कि 1951 से 1981 के बीच में जो है क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हो गया, ठीक है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक दशक में लगातार जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। मतलब कि 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981 में क्या हुआ, लगातार दशकों में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। अब आते हैं चौथे चरण पर, ठीक। 1981 के बाद से अब तक वृद्धि पर दर पर हालांकि उच्च बनी हुई है, तो परंतु धीरे धीरे धीमी होने लगी है। मतलब क्या हुआ, निगेटिव दर हो रहा है, मतलब निगेटिव नहीं, धीरे धीरे जो है दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बढ़ने का क्या हो रहा है, दर कम हो रहा है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट आई है, ठीक है। वृद्धि तो हो रही है लेकिन जनसंख्या दर क्या हो रहा है, घट रहा है, बिल्कुल ठीक ना। जो हम कल बात कर रहे थे कि वृद्धि तो हो रही है, वही 10% 5% हो रहा है, लेकिन जनसंख्या का दर जो है कम हो रहा है। पहले 8% होता था तो अब 7% हो रहा है, फिर 7 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, इस तरह से घट रहा है। यह दौर प्रस्कृत जन्म दर को गिरावट का दौर कहा गया, ठीक है। यह दौर जो है प्रस्कृत जन्म दर का गिरावट दौर का दौर है। इस अवधि में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। मतलब कि क्या कर रहे हैं, अब लोग बाल विवाह नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को में सुधार लाए हैं, जीवन अच्छा जो है जीना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि जनसंख्या की वृद्धि दर देश से अभी भी अधिक है, हालांकि जनसंख्या की वृद्धि दर देश में अभी भी अधिक है और विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 तक 1.35 बिलियन को छू लेगी। मतलब कि 135 करोड़ हो जाएगी। कब तक, 2025 तक। 2025 तक जनसंख्या क्या हो जाएगी, 135 करोड़, मतलब कि 1 अरब 35 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जनसंख्या के बारे में हो रही बात। अब देखिए इस डाटा को भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एनालाइज करेंगे और उस जो अभी हम पढ़े हैं थ्योरी पोर्शन, उससे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मैच कराएंगे, ठीक है। देखिए हम जो थ्योरी पढ़े हैं इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से देखिए 1850 से लेके, एक मिनट, 1850 से लेके 1900 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन बहुत धीमे बढ़ रही है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 157 से 218 हुई, 218 से 242 हुई। अब जब यहाँ भी क्या हो रही है, स्थिर गति थी, तो यहाँ भी उतना तेजी से नहीं बढ़ी है, यहाँ भी, ठीक है। इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी, नहीं एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, अब जब हमारी, नहीं सही बोल रहे थे, यहाँ तक क्या, यहाँ पर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ी थी तो क्या है, जनसंख्या स्थिर तरीके से बढ़ रही थी। लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, स्वच्छता बढ़ा, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से बढ़ा तो रही है। सीधे जो है 100 लाख का, सीधे 100 लाख का क्या होगा, वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीधे 100 लाख का वृद्धि देखने को मिल रहा है। उसके बाद जनसंख्या जब विस्फोट हुआ है 1951 से 1981 के बीच वाला, तो देखिए सीधे जनसंख्या हमारी क्या हुई है, 2 गुनी हुई है। देखिए ध्यान से देखिए, 2 गुनी हुई है लगभग, ठीक है। 2 गुनी से थोड़ा सा कम है लेकिन लगभग हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, आगे बढ़ते हैं कि 2000 से लेके और 2010 तक क्या हुआ है, या यहाँ तक मानिए हम लोगों ने क्या किया, जनसंख्या तो बिल्कुल बढ़ाया है, बिल्कुल, लेकिन क्या बढ़ाया है, थोड़ा सा दर को कम कर दिया है। दस की दर क्या हो गया है, कम हो गया है, जो आपको स्टेटस देखने को मिल सकता है। देखिए कैसे, यहाँ अब यहाँ कितना बढ़ा है, मात्र 200 करीब बढ़ा है, या 100 जो है 80 के करीब बढ़ा है, 180 करीब बढ़ा है, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ भी कितना बढ़ा है, लगभग जो है, ठीक है, लगभग जो है 100 के करीब, या 100 से 120 के करीब बढ़ा है, ठीक है, लाख। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन धीमे गति से बढ़ रही है। देखिए यहीं पे आपको देखने को फैक्ट मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि घटा लीजिएगा, लगभग ये इतना आएगा, एकदम हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो थ्योरी पढ़ रहे थे चरण वाला, कि एक पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसका जो है हमें साफ जो है डाटा से फैक्ट देखने को मिल रहा है और उसका कारण भी पता चल रहा है कि हमने क्या किया। जैसे 1900 से लेकर 1921 के बीच में क्या था कि हमारी जनसंख्या दर जो है माइनस 031% थी बढ़ने का।
उच्च मृत्यु दर, और वो क्या था, उच्च उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर भी था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया, तो 1921 से 50 के बीच में क्या हुआ कि जनसंख्या दर जो है, मृत्यु दर में थोड़ा सा कमी आई, लेकिन जन्म दर वही था, तो क्या हुआ, जनसंख्या बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब कि बढ़ी। और 1951 से लेके 81 तक क्या हुआ, 1951 से लेके 81 तक जनसंख्या विस्फोट हुआ। क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। और उसके बाद 1981 से अब तक जो है जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो है धीरे गति से बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा, पहले दशकों की अपेक्षा धीमे हो गए। क्यों? क्योंकि लोग जो है जागरूक हो गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान हो गया है, तो समझ रहे हैं कि लोग जो है अब हमारे बच्चे जो भी पैदा करेंगे वो जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का इतिहास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम एवं अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। बिल्कुल पूछा जाता है कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो अंग्रेजों के समय प्रथम और अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई। भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो है वर्ष 1821 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के बाद क्या आएगा, लॉर्ड रिपन आएंगे, जहाँ से क्या हुआ, नियमित जनगणना चालू हो गई, के कार्यकाल में हुई। जबकि स्वतंत्र भारत में, ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बताया हूँ अपने टेस्ट सीरीज में, कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई थी। इस स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में, भारत का सबसे पहली जनगणना 1872 में, और नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 से। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ये सब बिल्कुल पॉइंट एकदम क्लियर कर लिए, क्रिस्टल क्लियर याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। ध्यान रखिएगा, जनगणना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा यह प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाती है। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया गया जाता है। जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। अच्छा, अधिनियम क्यों आते हैं? अधिनियम आते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अधिनियम सरकार बनाती है, ठीक है। जैसे दहेज कानून बनाई है, सड़क दुर्घटना कानून बनाई है। तो कहने का मतलब कि हर मुद्दे पर अलग कानून बनता है और उस हिसाब से उस मुद्दे को टैकल किया जाता है, इसलिए अधिनियम आता है, ठीक है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना का संघ का विषय है। अनुच्छेद 246 में जो है जनगणना संघ का विषय दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जनगणना, ये जो है एक बार और मैं इसको पॉइंट को रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये महारजिस्टर गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय। और जनगणना कौन सा अधिनियम के तहत होता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। इस चीज़ को आप बिल्कुल एकदम याद रख लीजिएगा, आता है प्रश्न यहाँ से। स्वतंत्रता प्राप्त उपरांत भारत की जनसंख्या नीति, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद की जनसंख्या नीति की बात हो रही है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपना लिया, ठीक है। लेकिन खैर इसका खास असर पड़ा नहीं। परिवार नियोजन करने का मतलब क्या है कि आप जो है कम ही बच्चा पैदा करिए, ठीक है, 2 बच्चे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास के बाधक के रूप में चिन्हित की गई। मतलब कि हमारे उस समय के जो मान्यवर नेतागण थे, उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया, ब्यूरोक्रेट्स ने पहचान लिया कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वही हमारी क्या हो रही है, आर्थिक विकास में बाधक बन रही है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है, ठीक है। तब से लगातार प्रत्येक वर्ष पंचवर्षीय योजना में इसे रोकने के प्रयास किए गए हैं। तब से क्या हुआ कि हर 5 साल पे जो पंचवर्षीय योजना आती थी उसमें क्या किया गया था, इसका प्रावधान रखा जाता था कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये क्या था, मुख्य रूप से बाधक था इंडिया के आर्थिक विकास में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विशेषज्ञ समूह ने जनसंख्या नीति बनाने की सुझाव 1960 में दिया, ठीक है। मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का समूह ने क्या किया कि एक सुझाव जो है 1960 में दिया। एक पढ़ेंगे हम लोग भी उस सुझाव को।
देखिए प्रथम जनसंख्या नीति पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1976 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सन कि पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। अब नई जनसंख्या नीति जो 2000 आई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 15 फरवरी 2000 को की गई है। ठीक है, भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है? 15 फरवरी 2000 को की गई है। देश की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर अब जो है 2070 तक कर दिया गया है। अब स्थिर जनसंख्या का मतलब क्या है? स्थिर जनसंख्या का मतलब क्या है कि जनसंख्या को एकदम रोक देना, पैदा ही ना करना, नहीं, जितने लोग मर रहे हैं उतने ही जनसंख्या को पैदा करना। तो कहने का मतलब कि पहले लक्ष्य था क्या था 2045 तक था, अब लक्ष्य क्या हो गया? 2070 तक हो गया। ठीक है, अब मतलब जनसंख्या का लेवल एकदम रोक दिया जाए, मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग को पैदा किया जाए। यह लक्ष्य जो 2045 तक था, अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 2070 तक कर दिया गया है। कुल प्रजनन दर जो वर्ष 2000 में 2.6 थी और को वर्ष 2010 में तक 2.1 पर करना था। ठीक है, कुल प्रजनन दर क्या था? वर्ष 2002 में 2.6 थी, को वर्ष 2010 तक 2.1 करना था, ये लक्ष्य था। शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 पर 30 से नीचे की स्तर पर लाना था। ठीक है, मतलब कि ये जनसंख्या नीति 2022 की शिशु मृत्यु दर जो है क्या प्रति 1000, देखिए अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 30 बच्चे जो है से अधिक न मरे, ये जो है इनका लक्ष्य है। ठीक है, और क्या लक्ष्य है कि 80% प्रसव अस्पतालों, नर्सिंग होमों आदि में हो। मतलब 80% जो है प्रसव कहाँ पे हो? प्रसव मतलब डिलीवरी जो होती है बच्चों की कहाँ पे हो? अस्पतालों में हो, नर्सिंग होमों में हो, आदि में हो, और 100% प्रशिक्षित लोगों के से प्रसव कराना है। मतलब कि 100% प्रशिक्षित लोग ही प्रसव करें। ठीक है, अन्य लोग ना करें। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब आते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पे। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसका समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। ठीक है, मतलब कि नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को क्या हुआ? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या करने के लिए? निगरानी और समीक्षा के लिए। आगे अगले पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन जो है, पुनर्गठन मतलब दोबारा गठन कब हुआ? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया 19 मई और 2005 को किया था। प्रधानमंत्री की इस आयोग की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री को क्या किया गया? इस आयोग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फरवरी 2000 में घोषित नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2023 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्या होते हैं? इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए मतलब लागू करने के लिए फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य जो है 2045 से बढ़ाकर कब कर दिया गया? 2070 में कर दिया गया, अभी पढ़ चुके हैं। वर्ष 1987 में प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि 1987 से 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। कब? 11 जुलाई को। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सारे टॉपिक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत पूछा गया है 11 जुलाई वाला। वर्ष 2022 के जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? थीम याद कर लीजिएगा कि 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये थीम याद करना है कि 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए क्या है? एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं, रणनीति बिंदु। ठीक है, रणनीति बिंदु।
वर्ष 2010 में सामाजिक जनसंख्यागत उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए 12 बिंदुओं को कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, वर्ष 2010 में सामाजिक जनसंख्यागत उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए 12 बिंदु कार्यक्रम बनाया गया, निम्नलिखित है। देखिए, योजना और कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण। योजना और कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या कि सेंटर को भी कुछ सौंपना मामला और कुछ जो है राज्य को भी सौंप देना। ठीक है, गांव स्तर पर सेवाओं का समन्वय, गांव स्तर पर जो है सेवाओं को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण संवर्धन हेतु महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाने के लिए महिला को क्या करना, मजबूत करना। शिशु स्वास्थ्य एवं जीवन, शिशु स्वास्थ्य के जीवन पर ध्यान देना। परिवार कल्याण सेवाओं की आपूर्ति। ठीक है, और परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता को बढ़ाना, मतलब कि पुरुष भी संबंध नहीं कराएं, खाली महिलाएं ना कराएं, और खाली परिवार नियोजन में जो है पुरुष का भी भागीदारी हो बढ़ चढ़ के। विविधतापूर्ण स्वास्थ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठनों एवं निजी संगठनों की प्रतिबद्धता तथा सहयोग, मतलब कि जो प्राइवेट है और निजी संगठन है, मतलब कि सरकारी संगठन है, दोनों क्या करें, प्रतिबद्धता दिखाएं, सहयोग करें एक दूसरे का। गर्भ निरोधक तकनीक एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य संबंधी शोध, मतलब गर्भ निरोधक तकनीक पर गर्भ को कैसे रोका जाए, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य संबंधी शोध किया जाए, खोज किया जाए। वृद्धों के लिए सेवा किया जाए। सूचना एवं शिक्षा का विचार किया जाए, मतलब कि जो भी सूचना है वो जल्दी से और तेजी से पहुँचे। शिक्षा का इस पर विचार किया जाए कि शिक्षा कैसे करना है, सार्वभौमिक शिक्षा किया जाए, मतलब कि सबको ये शिक्षा दी जाए। परिवार नियोजन को बढ़ाया जाए। ठीक है, परिवार नियोजन को तरीके को बढ़ाया जाए कि परिवार को कैसे जो है कम से कम और कम जनसंख्या में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन की अनुशंसाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामीनाथन की अनुशंसाएं क्यों आई थी, कब आई थी और क्या क्या इनकी अनुशंसाएं थी, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए स्वामीनाथन समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या की, निम्नलिखित सिफारिशें की, मतलब क्या कि निम्नलिखित तरीके बताए। देखिए, वर्ष 2010 तक सकल प्रजनन दर 2.1% तक लाना, मतलब इनका कहना था कि 2010 तक क्या करिए कि प्रजनन दर को 2.1% लाइए, मतलब कि क्या एवरेज जो बच्चे पैदा करेगा एक कपल 2.1 बच्चे पैदा करेगा। देखिए, 2.1 बच्चा तो कोई पैदा कर नहीं सकता है, या तो 2 करेगा या तो 2 या 3 करेगा, लेकिन जब हम लोग एवरेज निकालते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में 2.1% आ जाता है। ठीक है, 2.1% की बात होती है। ऊर्ध्वाधर संरक्षित परिवार कल्याण कार्यक्रमों के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक नियोजन लागू करना। ऊर्ध्वाधर संरक्षित परिवार कल्याण कार्यक्रमों के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक नियोजन लागू करना। विकेंद्रीकृत मतलब क्या कि योजनाओं को जो है कई रूपों में बांट देना, कि मतलब कि केंद्र से राज्य में, राज्य से क्या होगा जिला में, जिला से क्या होगा ब्लॉक में, ब्लॉक से क्या होगा गांव में, मतलब कि क्या होगा योजनाओं का जो है सबको थोड़ा थोड़ा पावर दे देना। एक ही आदमी पावर दिखाएगा तो पूरा पावर जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नसबंदी हेतु राशि प्रोत्साहन राशि क्या करना, नसबंदी हेतु प्रोत्साहन राशि समाप्त कर देना। ठीक है, नसबंदी के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी उसको क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या नीति को क्रियान्वित एवं संचालित करने के हेतु एक राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग को नियुक्त करना। जनसंख्या नीति को क्रियान्वित करने के लिए और संचालित करने के लिए, लागू करने के लिए कहने का मतलब है राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग को नियुक्त करना। जो राज्य जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग है उसको क्या करना, उसको नियुक्त करना। किसके लिए, जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए। परिवार की सीमा तय करने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर रखने की प्रवृत्ति को रोकना है, मतलब कि परिवार की जो सीमा खाली महिलाएं नहीं तय करेंगी, उसमें पुरुषों की पूर्ण भागीदारी होगी और दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, परिवार नियोजन का काम करेंगे, परिवार को जो है छोटा से छोटा बनाने का काम करेंगे। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा विशेष गर्भ निरोधक विधियों का त्याग करना। केंद्रीय और राज्य सरकार क्या कर रही है कि विशेष गर्भ निरोधक विधियां हैं, ठीक है, उन पर उनका त्याग करना और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना जो क्या लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सब तक जो है ऐसी विधियां जो सब तक की पहुंच रखती हों, सब तक पहुंच जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ तथ्य हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या याद कर लीजिए कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है, 1,21,00,00,000 ठीक है, 8,54,977, 1,21,00,00,000 ठीक है। 2011 की जनगणना का वो है, अभी तो जनगणना का वो डाटा आया नहीं, जनगणना हो भी नहीं रहा है। उसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है,
तो 51.4% है। महिला की संख्या कितनी है? तो 48.53% है। 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो 13.6% है। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ है? 17.7%। दशकीय मतलब कि 10 साल जो पिछला 10 साल था उसकी अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है? तो 17.7% हुई है। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। मतलब कि अगर एक एक वर्ष का निकाला जाए तो पिछले वर्ष की बात कर रही है। लिंगानुपात कितना है कि 943 महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 943 महिलाएं हैं जो है 1000 पुरुषों पर। 1000, एक मिनट, ये महिलाएं हैं और ये क्या है? पुरुष है। ठीक है, तो 943 महिलाएं हैं किस पे? 1000 पुरुषों पे। अब बात करते हैं बाल लिंग अनुपात की। तो बाल लिंग अनुपात में क्या है कि 919 क्या है? बॉय हैं, लड़के हैं, और 1000 क्या है? सॉरी, 919 क्या है? लड़कियां हैं, और 1000 क्या है? लड़के हैं। मतलब कि ये बालकों की बात होती है, दोनों क्या है? बालक हैं। ठीक है, दोनों क्या है? बालक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल साक्षरता दर कितना है? 73% है। पुरुष की साक्षरता कितनी है? 80% है, 80.9%। महिला कितनी है? 64.6%। इसमें क्या है देखिए, इसमें यह है कि कोई भी आदमी जो है पढ़ने का बेसिक ज्ञान रखता है, पढ़ने और लिखने का, तो उसको क्या मान लिया जाता है? इंडिया में क्या मान लिया जाता है? साक्षर मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व तो क्या है? देखिए जनसंख्या घनत्व तो क्या है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। मतलब कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग किलोमीटर रहते थे 2011 में। और 2001 में कितने थे? 2001 में यही थी कितना? 325। मतलब क्या हुआ कि अब जनसंख्या जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या बढ़ गया है। मतलब कि क्या हो गया? घनत्व तो भी बढ़ गया है। 2001 में कितना था जनसंख्या घनत्व? 325। मतलब एक किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा जो है जमीन पर रहने वाले की संख्या कितनी थी? 325 किलोमीटर, 325 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और अब कितना हो गया है? 382 हो गया है 2011 के आंकड़े के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण मतलब गांव की जनसंख्या कितनी है? तो 68.4% है। शहर जनसंख्या क्या है? 31% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। शिशु मृत्यु दर कितना है? 34, 1034 है। जन्म दर कितना है? 2.4 होगा। ठीक है, मृत्यु दर कितना है? 6.4 होगा। और मातृत्व मृत्यु दर कितना होगा? 130। मतलब कि 1000 में कितनी महिलाएं मरेंगी? 130 महिलाएं मरेंगी। ठीक है, मर रही हैं जब प्रसवों के दौरान। तो कहने का मतलब ये है कि ये डाटा जो है बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, और क्या करना है, ये से इन डाटा से जरूर एक आध क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि डाटा से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जनसंख्या ने 2021 से 2030 ईस्वी की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। मतलब जो नई जनसंख्या नीति आई है वो किसके लिए आई है? 21 से लेकर 2023-30 तक की लिए आई है। इसके प्रमुख लक्ष्य क्या है कि नई जनसंख्या नीति 2026 तक ईस्वी तक कुल प्रजनन दर को प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2.1 पर करना। कि जो अभी 2.7 चल रही है उसको क्या घटाकर कितना करना? 2.1 करना। और वर्ष 2030 तक कितना करना? 2026 तक 2.1 करना। 2030 तक क्या कितना करना? 1.9 तक लाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अधिक से अधिक प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, और हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। मातृ मृत्यु दर 197 से घटाकर कितना हुआ? 150 तक, तथा वर्ष 2030 के तक घटाकर 1998 तक लाना है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है 197 से घटाकर कितना लाना? 150 तक लाना। और तथा वर्ष 2030 तक घटाकर कितना लाना? 98 तक लाना। जो मातृ मृत्यु दर है, जो प्रसवों के दौरान माताएं मर जाती हैं, हजार की बात हो रही है, 1000 पे 197 से घटा कर 150 पे लाना है, और फिर 150 से घटा के कितना लाना है? 2030 तक 98 तक लाना है।
शिशु मृत्यु दर जो है को वर्ष 2026 ईस्वी तक 43 से घटाकर 32 तथा वर्ष 2030 की ईस्वी तक 32 से घटाकर 22 तक लाना है। मतलब कि 22 तक जो है 30 तक ला देना है कि शिशु मृत्यु दर जो है 1000 में 22 लोग से अधिक न मरे, और 26 तक 43 अभी 43 चल रहा है, 26 तक कितना घटा के लाना है कि 32 तक लाना है कि 32 से अधिक न मरे। ठीक है, 32 से अधिक न मरे, और 2030 तक कितना लाना है 32 से घटाकर 22 तक ला देना है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।